वेलकम बैक टू TUC द अनफॉरगॉटन केमिस्ट्री। मेरा नाम है निखिल शर्मा एंड चलो हम शुरू करते हैं रिवीजन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। काफी बच्चों की डिमांड थी सर ये टॉपिक भी आप कवर करो तो बहुत हेल्पफुल होगा। चलो सो आई एम बैक विद दिस टॉपिक, अमेजिंग टॉपिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो इसका फटाफट हम लोग रिवीजन करेंगे। सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, थोड़ा इंट्रोडक्शन देने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। K4FeCN6, ठीक है, चलो बढ़िया। तो लेट मी टेक अनदर मार्कर। मुझे बताइए ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में हम चीज लिखते हैं इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी। क्लियर है? ये जो मेटल के बाजू में जो ग्रुप्स अटैच होते हैं इनको क्या बोलते हैं? लिगैंड्स, जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं मेटल को। This thing is called as what? This thing is called as counter ion. Alright? Fe को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सेंट्रल मेटल एटम। सिंपल, चलो बढ़िया। Now there is something called as coordination number. Now आप सबको पता है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? नॉर्मली बच्चे क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ लिगैंड्स। ऑलराइट, जैसे अगर यही फॉर्मूला ले ले K4FeCN6, तो बताइए इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? कितने लिगैंड्स है? 6, इसलिए आंसर क्या हो गया? 6। अगर ऐसा मैं दे दूं K4FeEN थ्राइस, EN क्या है? इथिलीन डाइअमाइन, वो आगे हम कवर करेंगे। सो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? नाउ दिस इज द कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं। EN3 देखते हैं तो 3 लिख देते कोऑर्डिनेशन नंबर। नहीं, EN जो है इथिलीन डाइअमाइन, इट इज अ बाइडेंटेट लिगैंड, मतलब वो दो जगह से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, इसीलिए 3 तो लिखना है, बट बाइडेंटेट है इसलिए 2 मल्टीप्लाई करना आपको, आंसर विल बी 6। क्लियर? सो इट इज एक्चुअली कंप्लीटली सही नहीं होगा अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ लिगैंड्स, राइट? अगर ऐसा बोले तो बहुत ज्यादा समझ में आता है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, राइट? जितने सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा है, राइट, उसी को बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। चलो बढ़िया, इसको भी कवर कर लिया हमने। नाउ एक डिफरेंस आप पढ़ के जाइएगा एग्जाम के लिए। व्हाट इज सिंपल सॉल्ट, व्हाट इज दूसरा क्या है? डबल सॉल्ट, एंड लास्ट में जो चैप्टर हम कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन सॉल्ट। ठीक है, जरूर आपने कभी ना कभी तो इसका डेफिनेशन पढ़ा होगा। मैं एग्जांपल्स ले लेता हूं। सिंपल सॉल्ट का एग्जांपल मैं NaCl ले लेता हूं। यहां पे मैं मोर सॉल्ट ले लेता हूं। मोर सॉल्ट क्या है? FeSO4 और क्या है? अमोनियम सल्फेट, और कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है? 6H2O। क्लियर? कोऑर्डिनेशन सॉल्ट में चलो हम यही एग्जांपल ले लेते हैं, K4FeCN6। ठीक है, चलो अभी NaCl को आप पानी में डालोगे तो कंप्लीटली डिसोशिएट करेगा। क्या देगा ये? Na+Cl-। इसको पानी में डालोगे तो ये डिसोशिएट होके क्या क्या देगा? Fe2+ देगा, SO4 2- देगा, NH4+ देगा। क्लियर? ये डिसोशिएट होगा तो क्या देगा? K+। मैं कितने K+ देगा वो नहीं लिख रहा हूं फिलहाल। K+ देगा और क्या देगा? FeCN6 टकले पे आएगा 4-। सर इसको 4 भी लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं ना। मुझे बताइए कंप्लीट डिसोसिएशन कहां पर हो रहा है? सिंपल सॉल्ट में हो रहा है कंप्लीट डिसोसिएशन, डबल सॉल्ट में भी हो रहा है, बट क्या है यहां पे डबल कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है? नहीं हो रहा है, राइट? सो एक ये वाला पॉइंट आप ऐड कर सकते हो डिफरेंस में। दूसरा, ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या हो गया? डिसोसिएशन का। तीसरा पॉइंट टेस्ट का दे सकते हो। क्या NaCl Na+ और Cl- का टेस्ट देगा जो इसके अंदर है? यस देगा, राइट? थर्ड पॉइंट, क्या ये Fe2+ का टेस्ट देगा? देगा। बट क्या ये वाला कंपाउंड, इसमें भी तो Fe है ना, तो क्या ये Fe2+ का टेस्ट देगा? ये नहीं देगा। क्यों? क्योंकि जो Fe है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, राइट? तो मैं आपको एक कंपाउंड दूंगा K4FeCN6, ऑलराइट? आप उसका Fe का कोई रेडिकल टेस्ट आप करोगे तो यू वोंट गेट पॉजिटिव टेस्ट, भले उसमें Fe है, क्योंकि वो क्या है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, वो आयन नहीं बन सकता। बट वहीं पे मोर सॉल्ट दूं तो उसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट आपको आएगा, राइट?
So this is the difference between simple salt, double salt and coordination salt. Alright, so just एक introduction था. आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ओके, तो अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में. ऑलराइट, सो आई विल राइट द हेडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. ऑलराइट, तो दो टाइप के क्लासिफिकेशन है. सबसे पहले लिख लेते हैं बेस्ड ऑन क्या? बेस्ड ऑन लिगैंड्स. तो चलो मैं टाइप का नाम तो लिखता हूं, बट उसके पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूं. सपोज अगर ऐसा है K4FeCN6. ओके, बार बार मैं ये एग्जांपल लूंगा जब भी नेसेसरी होगा. एक और ले लेते हैं, लेट्स से Cu. नहीं, Cu तो ब्रैकेट में आएगा, तो Cu और क्या ले लेते हैं, NH3 ले लेते हैं ट्वाइस, Cl ले लेते हैं, Br ले लेते हैं. हाँ ठीक है. सो अगर आप ऊपर वाले केस में देखो तो लिगैंड कौन सा है? लिगैंड इज CN बोले तो साइनाइड, सिर्फ एक ही है. यहाँ पे लिगैंड कौन से NH3, अमाइन भी है, क्लोरो भी है, ब्रोमो भी है. तो अलग अलग लिगैंड है, यहाँ पे सेम लिगैंड. अगर लिगैंड सेम होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? होमोलेप्टिक. राइट, अगर डिफरेंट होगा तो उसको क्या बोलेंगे? हेटेरोलेप्टिक. क्लियर है? चलो बढ़िया. दूसरा टाइप है बेस्ड ऑन चार्ज. बेस्ड ऑन चार्ज. तो सबसे पहले कौन सा कर लेता है? ये कर लेता है. चलो सबसे पहले कर लेते हैं K4FeCN6. तो बताइए K के टकले पे चार्ज क्या होता है? K प्लस होता है. कितने के हैं? 4. तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर क्या चार्ज आएगा? 4 माइनस. तो जो कॉम्प्लेक्स है उसका टकले पे क्या चार्ज है? 4 माइनस. तो इसको, ये जो कॉम्प्लेक्स है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. सिंपल. दूसरा ले लेता है, क्या ले भाई? Cu. नीचे लिखता हूं मैं थोड़ा. CuNH3 कितने टाइम्स? 4 टाइम्स ले लेता हूं, और 2 प्लस ले लेता हूं. यहाँ पे SO. ठीक है, देखो ये हटा देता हूं पहले. SO4 क्या होता है? 2 माइनस होता है. SO4 2 माइनस होता है, तो ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसका टकले पे क्या चार्ज आएगा? 2 प्लस आएगा. अभी स्फीयर के ऊपर 2 प्लस चार्ज है, तो इसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. तीसरा न्यूट्रल. न्यूट्रल में बेस्ट एग्जांपल होते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स. ओके, NiCO4 निकल टेट्राकार्बोनिल. CO कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए न्यूट्रल लिगैंड. अगर ये न्यूट्रल है, इसके टकले पे 0 चार्ज है, तो उसका बाजू वाला भी क्या होगा? 0 हो जाएगा. राइट, सो ये है बेस्ड ऑन चार्ज. तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड. ठीक है, तो सबसे पहला बेस्ड ऑन चार्ज. बेस्ड ऑन चार्जर. बेस्ड ऑन चार्ज. राइट, तो पहले कौन सा कर लेते हैं? नेगेटिव कर लेते हैं. चलो, फर्स्ट टाइप इज नेगेटिव लिगैंड. बहुत सारे नेगेटिव लिगैंड है. Cl माइनस ले लो, OH माइनस ले लो, राइट, साइनाइड ले लो, Cn माइनस. ये सब क्या है? नेगेटिव लिगैंड है ना. याद रखिए, जब भी नेगेटिव लिगैंड है तो उसका नाम कैसे दिया जाता है? अगर सपोज किसी के नाम के आगे 8 है, जैसे सल्फेट है, SO4 सल्फेट है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में उसका नाम सल्फेट नहीं होगा, उसका नाम होगा सल्फेटो. ठीक है, अगर सल्फाइट है, राइट, तो इसका नाम होगा सल्फाइटो. अगर सल्फाइड है तो इसका नाम होगा सल्फाइडो. क्लियर है? बढ़िया. सेकंड टाइप यहाँ पे ले लेते हैं पॉजिटिव. ले लेते हैं, चलो पॉजिटिव ले लेते हैं NO+. ये क्या है? नाइट्रोसिल आयन है. एक और कंपाउंड बनाता हूं, NH2. इसको क्या बोलते हैं? हाइड्राजीन बोलते हैं. अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं NH3+, तो पॉजिटिव हो गया ना, जीनियम आयन. तीसरा कर लेते हैं क्या? न्यूट्रल लिगैंड. वेरी इंपॉर्टेंट. न्यूट्रल में बेस्ट एग्जांपल है गाइस NiCO4 टाइम्स. ओके, निकल टेट्रा कार्बोनिल. CO कार्बोनिल, कार्बन मोनोऑक्साइड, इट्स अ न्यूट्रल लिगैंड. तो निकल भी क्या होगा? न्यूट्रल बोले तो 0. ठीक है, सो ये हो गया क्या? बेस्ड ऑन चार्ज. अब क्या है? यहाँ पे लिख लेता हूँ. चलो, बेस्ड ऑन, सेकंड वाला, बेस्ड ऑन डोनेटिंग साइट्स. डोनेटिंग साइट.
तो सबसे पहले है इसमें मोनोडेंटेट। मोनोडेंटेट मतलब एक ही जगह से ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है। तो इसमें क्या है एग्जांपल, ये को इरेज कर देता हूँ। एग्जांपल है Cl माइनस ले लो, OH माइनस ले लो, एक ही जगह से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। इसमें न्यूट्रल भी आ सकते हैं, NH3 एंड सो ऑन, राइट। दूसरा इसी के अंदर मैं पढ़ा देता हूँ, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एम्बिडेंटेट लिगैंड। इसका मतलब क्या है, अगर मैं NO2 लिखूं तो NO2 N से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है या O से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। अगर मैं CO कार्बन मोनोऑक्साइड लूं तो वैसे तो प्राइमरीली वो C से डोनेट करेगा, बट हो सकता है ना वो O से भी डोनेट करेगा। थायोसाइनेट, आइसोथायोसाइनेट, राइट, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, ये सब उसके एग्जांपल है, राइट। दूसरा बाइडेंटेट। बाइडेंटेट जैसे मैंने बताया था EN इथिलीन डायमाइन। व्हाट इज इथिलीन? इथिलीन क्या होता है? CH2 डायमाइन क्या होता है? NH2। तो दो जगह से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तीसरा बहुत ही बेस्ट एग्जांपल मैं यहाँ पे कवर करता हूँ पॉलीडेंटेट में, जिसका मैं एग्जांपल लेता हूँ हेक्साडेंटेट का। ना आप मन में सोचिए कौन सा एग्जांपल है हेक्साडेंटेट का। इट इज EDTA, इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। तो पहले इथिलीन डायमाइन बनाते हैं, NH2। ये है इथिलीन डायमाइन। टेट्रा क्या है? टेट्रा एसिटेट। ओके, सो क्या करेंगे, 4 एसिटेट से 2 ऊपर 2 नीचे, इसको इरेज कर देता हूँ। क्या आएगा यहाँ पे? CH2 C डबल बॉन्ड OH। ये एसिटिक एसिड दिख रहा है, इसका एसिटेट बनाना है O-। सेम चीज यहाँ पर आएगी, सेम चीज यहाँ पर, सेम चीज यहाँ पर, राइट, हाइड्रोजन इरेज करके। तो कितने टोटल डोनेटिंग साइड्स है? 1 2 यहाँ पे 3 4 आएगा। तो 4 नेगेटिव डोनेटिंग साइड्स है और 2 नाइट्रोजन पे भी तो है ना, या नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है और ये वाले नाइट्रोजन के ऊपर भी लोन पेयर है। सो दिस इज हाउ इट इज हेक्साडेंटेट। सो यहाँ पे क्या कर लिया हम लोगों ने? क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड्स। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक उसी के अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो चांसेस है एग्जाम में आने के, दैट इज IUPAC ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इनके रूल्स कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं एज कंपेयर टू द नॉर्मल IUPAC इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, तो मैंने पहले से यहाँ पे रूल्स लिख लिए ताकि टाइम बचे, आप फटाफट रिवाइज कर पाओ चीज़ों को। तो वापस से मैंने एक ही एग्जाम्पल लिया यहाँ पे K4FeCN6। तो सबसे पहले मुझे बताओ यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम क्या होगा? सोचिए क्या है यहाँ पे? सिंपल Fe है, राइट। चार्ज क्या है सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर? अब वो कैसे निकालते, अगर किसी को जानना है तो देखिए। पोटेशियम, राइट, पोटेशियम कितना है? 4। तो ये पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? 4-। क्लियर? पोटेशियम को भी पिक्चर से बाहर करो। Fe का ढूंढना है आपको चार्ज, तो X लिखिए। साइनाइड का क्या होता है? -1। कितने साइनाइड है? 6, तो -6 और पूरे के ऊपर चार्ज क्या है? -4। Therefore X is equals to -4 + 6 कितना चार्ज आ रहा है? +2। क्लियर? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6। चलो, रूल नंबर 1 क्या है? जैसे NaCl का नाम हम कैसे लिखते हैं? सोडियम क्लोराइड। हमेशा कटायन को पहले लिखते हैं। सेम चीज यहाँ पर, कटायन इज नेम्ड बिफोर अनायन। अब मुझे बताओ, ये जो कॉम्प्लेक्स के बाहर जो आयन है, ये कटायन है कि ब्रैकेट वाला कटायन है? ये वाला कटायन है ना, तो इसका नाम आप पहले लिखोगे। तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप? पोटेशियम। नाउ यू वोंट राइट टेट्रा पोटेशियम। ओके, जो काउंटर आयन होता है उसके नंबर्स आप नहीं मेंशन करो। रूल नंबर 2, व्हेन नेमिंग अ कॉम्प्लेक्स, अभी हम कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करेंगे। लिगैंड्स आर नेम्ड फर्स्ट and in case of multiple ligands alphabetical order is followed. Simple. अगर अनायनिक लिगैंड है तो सफिक्स आएगा उसमें O। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, लिगैंड में अगर सल्फेट होगा तो सल्फेटो, सल्फाइट होगा तो सल्फाइटो, O आ जाएगा उसके अंदर, अनायनिक लिगैंड। चलो, तो पहले ये नाम लिख लेते हैं पोटेशियम। और ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर में पहले नाम किसका लिखेंगे? साइनाइड। अभी साइनाइड को कैसे लिख सकते हैं? सायनो आप लिख सकते हो, राइट। कितना सायनो? 6 सायनो है, इसलिए क्या लिखेंगे? हेक्सा सायनो। क्लियर?
अगर न्यूट्रल लिगैंड होता तो H2O को क्या एक्वा लिखते, NH3 को अमाइन, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 2 रहेगा तो डाई, 3 रहेगा तो ट्राई, राइट। जैसे यहाँ पे 6 है तो क्या यूज किया, हेक्सा। अब याद रखे कि अगर लिगैंड के नाम में ही डाई ट्राई है तो वापस से आप डाई ट्राई यूज मत करो। जैसे EN का नाम क्या है, इथिलीन डाई अमाइन। तो अगर 2 EN है तो डाई इथिलीन डाई अमाइन नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, बिस इथिलीन डाई अमाइन। बात समझ में आ रही है, ठीक है। बिस, ट्रिस, टेट्राकिस एंड सो ऑन। रूल नंबर 3 क्या है, अगर आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो अगर नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, राइट, तो मेटल जो होगा, मेटल को एक सफिक्स दिया जाएगा ATE8, ओके। जैसे निकल है तो निकलेट हो जाएगा, Fe है तो फेरेट हो जाएगा, राइट। तो चलो इसको नाम देता है, क्या नाम आएगा, पोटेशियम, जो पहले लिखा था हेक्सासायनो, अब क्या है, Fe है और ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है तो इसको क्या बोलेंगे, फेरेट। क्या बोलेंगे, फेरेट। क्लियर। लास्ट में क्या करना है, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है रोमन में, तो क्या नाम आ जाएगा, पोटेशियम हेक्सासायनोफेरेट। और क्या लिखो यहाँ पे, 2। समझ में आ गया, सिंपल। तो सारे रूल्स मैंने यहाँ पे दे दिए हैं, आप और प्रैक्टिस करिएगा अपने नोट्स में देख के। जब आप प्रैक्टिस करोगे अलग अलग एग्जाम्पल तो ये चीजें समझ में आएंगी, राइट। तो चांसेस है एग्जाम में आए। तो वापस एक बार रिवाइज करता है, अगर अनायनिक लिगैंड होगा मतलब अनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा, मतलब कॉम्प्लेक्स के टकले पे नेगेटिव चार्ज, तो क्या सीक्वेंस आएगा, पहले क्या लिखोगे, हमेशा कटायन, कटायन के बाद क्या लिखोगे, लिगैंड, लिगैंड के बाद क्या, मेटल, और मेटल को क्या सफिक्स आएगा, 8, लास्ट में ऑक्सीडेशन नंबर। अगर कटायनिक कॉम्प्लेक्स है मतलब ब्रैकेट के ऊपर प्लस चार्ज है तो क्या सीक्वेंस आएगा, पहले तो कटायन आएगा ही आएगा, राइट। यहाँ पे कटायन आएगा, कौन है कटायन, ये रहा आपका पूरा कटायन। तो सर इसमें पहले किसका नाम लिखेंगे, लिगैंड का नाम लिखेंगे। तो लिगैंड, लिगैंड के बाद क्या, ये मेटल। अच्छा, मेटल में अभी कोई सफिक्स नहीं आएगा, सफिक्स सिर्फ इसमें आएगा नेगेटिव कॉम्प्लेक्स में, ऑक्सीडेशन नंबर एंड देन जो बाहर अनायन है X, राइट। सल्फेट हो सकता है, क्लोराइड हो सकता है, कुछ भी। न्यूट्रल में क्या सीक्वेंस है, लिगैंड, मेटल एंड देन ऑक्सीडेशन नंबर। अगर सपोज अनायन होगा मतलब ब्रैकेट के ऊपर प्लस है या माइनस है तो सिंपली आप नाम लिखो और लास्ट में सिर्फ क्या ऐड कर दो, आयन ऐड कर दो, दैट्स इट, राइट। तो अगर आपने पहले से पढ़ा है IUPAC तो आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर आपने अभी तक नहीं किया था तो आपके बल्ले बल्ले आपको मैंने पूरा 1 शॉट में IUPAC सिखा दिया है। सो मेक श्योर आप इसको लिखिए और बहुत सारे एग्जांपल्स इसके प्रैक्टिस करिए। सो यू टेक द स्क्रीनशॉट। तो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, दैट इज EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। स्टेटमेंट बाद में पढ़ते हैं, पहले एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। व्हाट इज EAN? एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल, एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल माइनस उसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इनटू उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। एग्जैक्टली है क्या, मेटल के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उसके खुद के और बाहर से, दैट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। चलो स्टेटमेंट पढ़ना तो पढ़ लेते हैं। द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय ऑल द लिगैंड्स एंड दोज present on the central metal ion or atom is called as EAN। जैसे ये कॉम्प्लेक्स अगेन बताइए, EAN कैसे सॉल्व करें। यहाँ पे Fe का एटॉमिक नंबर क्या है 26 माइनस इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, थोड़ी देर पहले ही निकाला था, क्या है इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2, राइट। ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 का मतलब क्या, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं तो 2 प्लस साइनाइड कितने हैं 6 है, ओके। साइनाइड कितने हैं 6 है। नाउ साइनाइड एक लोन पेयर डोनेट करता है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, तो एक साइनाइड 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। कितने साइनाइड है 6, तो क्या आंसर हो गया 24 प्लस 12, आंसर इज व्हाट 36। तो Fe मेटल के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए 36। अब मुझे बताइए 36 किसका एटॉमिक नंबर है, क्रिप्टॉन का, राइट। तो मतलब Fe किसके जैसा बन रहा है, क्रिप्टॉन जैसा। बहुत खुश हो जाएगा ये, बहुत खुश हो जाएगा ये, बोले वाह 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 मेरा सपना पूरा हो गया। इसीलिए अगर आपको एग्जाम में आए कि K4FeCN6 ज्यादा स्टेबल है कि K3FeCN6, चलो इसमें Fe का एटॉमिक अपना EAN निकाल के देखते हैं। EAN
तो एटॉमिक नंबर तो सेम ही होगा 26 माइनस, बताओ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, ये टकले पे -3 आएगा तो 3 विल बी द ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लस 2 into 6 क्या आ जाएगा 26 माइनस 3 क्या हो जाएगा 23 प्लस 12, आंसर विल बी 35। तो क्या ये क्रिप्टॉन जैसा बना, नहीं बना, तो ये लेस स्टेबल होगा। बात समझ में आ रही है? सो दिस इज योर EAN और एग्जांपल्स आप सॉल्व करिएगा, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब बात करते हैं क्या थियरीज के बारे में बात करेंगे। वर्नर्स थियरी सबसे पहले करेंगे, फिर वैलेंस बॉन्ड थियरी, फिर क्रिस्टल फील्ड थियरी। ओके, वर्नर्स थियरी। तो वर्नर ने क्या बोला था, दिस वाज द फर्स्ट थियरी जो आया था, सेंट्रल मेटल एटम के पास 2 वैलेंसीज होती है। ओके, सो उन्होंने क्या बोला कि भैया एक प्राइमरी वैलेंसी होगा और एक सेकेंडरी वैलेंसी होगा, राइट। जो उन्होंने बताया वो हमें पढ़ना है। तो प्राइमरी वैलेंसी क्या है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्ज। वेरी गुड, किसके ऊपर, सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्ज। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, डैश लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड इट इज आयोनाइजेबल। क्लियर। सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, इट डिटरमाइंस नंबर ऑफ लिगैंड्स, लिगैंड्स कितने हैं, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिटरमाइंस नंबर ऑफ लिगैंड्स, एंड वेज लाइन से डिनोट करेंगे, एंड इट इज नॉन आयोनाइजेबल। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मुझे बताओ इस पूरे कॉम्प्लेक्स में प्राइमरी वैलेंसी क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 कितना होगा। प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्ज। अब देखो पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज क्या है, राइट, क्या आएगा +3। क्या NH3 की वजह से चार्ज आ रहा है, नहीं आ रहा है, राइट। तो पूरा का पूरा ये 3 क्लोरीन की वजह से आ रहा है, तो प्राइमरी वैलेंसी क्या होगा यहाँ पे 3। मेटल के ऊपर भी चार्ज क्या होगा +3। सेकेंडरी वैलेंसी क्या बोला, डिटरमाइंस नंबर ऑफ लिगैंड, कितने लिगैंड है इसके पास 6, तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या हो गया 6। तो अगर इसका हम स्ट्रक्चर बनाएं तो क्या होगा CO, कितने लिगैंड है 6, तो पहले मैं ऐसा बना लेता हूँ 1 2 3 4 5 6, राइट। कितने अमोनिया है NH3 सब जगह पे आपको NH3 लिखना है। देखो 6 लिगैंड्स है तो ज्योमेट्री क्या हो जाता है ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। ये तो जॉइन होंगे, राइट, टू रिप्रेजेंट द ज्योमेट्री। अब ये कितने क्लोरीन है यहाँ पे, 3 क्लोरीन है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 3 क्लोरीन भी तो बनाना है, तो इस तरीके से आप बनाइए ...3, 1 क्लोरीन, ये सेकेंड क्लोरीन, लेट्स से ये थर्ड क्लोरीन। क्लियर। चलो दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट, ये जो डॉट है, डॉटेड लाइन है या डैश लाइन है, दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट, प्राइमरी वैलेंसी। अब यहाँ पर कोबाल्ट है, अच्छा उसके पहले क्या लिखना है, 1 डिग्री वैलेंसी कितना है एंड 2 डिग्री वैलेंसी कितना है। इसको मैं यहाँ पे लाइन मार देता हूँ। अब बताइए 1 डिग्री वैलेंसी कितना होगा यहाँ पे, 1 डिग्री वैलेंसी क्या है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्ज। ओके, अब बताइए मेटल के ऊपर चार्ज कितना आएगा, इट इज +3। कैसे आया, ये वाले क्लोरीन की वजह से भी आया और ये वाले क्लोरीन की वजह से भी आया ना, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट, जरूरी नहीं है कि प्राइमरी वैलेंसी हमेशा बाहर ही हो। जो भी लिगैंड, जो भी ग्रुप चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट विल बी प्राइमरी वैलेंसी। सो यहाँ पर आंसर क्या है 3। सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, नंबर ऑफ लिगैंड्स, ये भी लिगैंड है, ये भी लिगैंड है, इसका मतलब क्या, कितने हो गए 5 और 1 6। इसका मतलब ये जो क्लोरीन है इट इज एक्टिंग एज 1 डिग्री वैलेंसी आल्सो एंड 2 डिग्री वैलेंसी आल्सो। बात समझ में आई। अब इसका आप जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो एक क्लोरीन इस तरीके से बनाओगे और उसी क्लोरीन पे इस तरीके से डैश लाइन भी बनाना है, बिकॉज एक क्लोरीन प्राइमरी वैलेंसी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी बता रहा है, ठीक है। 2 क्लोरीन आते हैं अगर ब्रैकेट के अंदर, तो हम एक और लेट्स से इस तरीके से लेते हैं और इस तरीके से डैश लाइन बना देते हैं क्लोरीन। क्लियर। सो दिस इज जस्ट अ थियरी, वर्नर्स थियरी, बट ये वर्नर थियरी से हम कंप्लीटली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसके हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक मूवमेंट, ये सब तो नहीं स्टडी कर सकते। फिर थियरी आया था वैलेंस बॉन्ड थियरी, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम वही डिस्कस करेंगे कैसे sp3 एंड dsp2 sp3d2 ये सब हाइब्रिडाइजेशन आते हैं, उसको हम स्टडी करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑलराइट, सो आफ्टर वर्नर्स थियरी हम लोग करते हैं वैलेंस बॉन्ड थियरी। ऑलराइट, वैलेंस बॉन्ड थियरी बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी है वीबीटी, जिससे पता चलता है हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, मैग्नेटिक मोमेंट एंड लॉट मेनी थिंग्स। ऑलराइट, तो बहुत बच्चों को डिफिकल्टी आती है, बट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो काफ़ी ज़िंदगी आसान हो जाएगी फॉर वीबीटी।
चलो देखते हैं क्या चीज है ये। सबसे पहले वीबीटी थियरी क्या बोलती है, इसके पोस्टुलेट्स वगैरह नहीं कर रहे हैं हम लोग, वो आप थियरी पार्ट है, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। सो लिगैंड्स जो है वो 3 टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग, एवरेज एंड वीक। तो डिफरेंस क्या है दोनों में? स्ट्रॉन्ग लिगैंड, लिगैंड क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है। तो स्ट्रॉन्ग लिगैंड मतलब बहुत पावरफुली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा मेटल को। ओके, तो गुड इलेक्ट्रॉन डोनर्स, ये एवरेज इलेक्ट्रॉन डोनर्स। ओके, दे कैन बी समटाइम्स स्ट्रॉन्ग, दे कैन बी समटाइम्स वीक। ओके, वीक दे आर पुअर इलेक्ट्रॉन डोनर, जल्दी इलेक्ट्रॉन देंगे नहीं मेटल को, राइट। ऑलवेज पेयर्स द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन सेंट्रल मेटल एटम। मतलब अगर सेंट्रल मेटल एटम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और ये अगर लिगैंड ने अप्रोच किया तो सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? पेयर हो जाएंगे। किस तरीके से होंगे थोड़ी देर में मैं बताता हूं। एग्जाम्पल क्या है यहां पे? कार्बन मोनोऑक्साइड, वेरी स्ट्रॉन्ग डोनेटिंग ग्रुप। साइनाइड, वेरी स्ट्रॉन्ग डोनेटिंग ग्रुप, राइट। यहां पर एवरेज में NH3 आ जाएगा। अच्छा सर, एवरेज में यहां पे लिखा है वीक भी और स्ट्रॉन्ग भी, तो कब वीक होगा कब स्ट्रॉन्ग होगा ये थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा। ज्यादा एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूं, एक ही बेस्ट एग्जाम्पल दिया है। वीक में आ जाएगा H2O एंड X माइनस, हैलोजेंस। हैलोजेंस इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं तो दूसरे को इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना देंगे, खुद इलेक्ट्रॉन रखना चाहेंगे। क्लियर? चलो, तो क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं एग्जाम में? फाइंड हाइब्रिडाइजेशन या तो फिर मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इज इक्वल्स टू रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2। n क्या है यहां पे? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सोचिए इसका यूनिट क्या आएगा? बोर मैग्नेटन। स्पिन मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला क्या है? स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल्स टू 2s प्लस 1। अब सर ये s क्या है? आपने स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ये सारी चीजें पढ़ी होंगी एटॉमिक स्ट्रक्चर में, तो ध्यान रखो कैसे कैलकुलेट करना है उसको। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 1 है तो s विल बी हाफ। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है तो हाफ प्लस हाफ इज इक्वल्स टू 1। 3 है तो हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, इस तरीके से, राइट। तो उसी s को आपको इस फॉर्मूला में डाल देना टू गेट स्पिन मल्टीप्लिसिटी। और लास्ट में अगर ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम में कि बताओ नेचर क्या है, क्या वो डायमैग्नेटिक है कंपाउंड की पैरामैग्नेटिक है। चलो इसको अप्लाई करके देखते हैं क्वेश्चन में। तो सपोज ये क्वेश्चन दिया है K4FeCN6 पोटेशियम क्या नाम बताया था IUPAC में लोग ने इसमें? पोटेशियम हेक्सासायनोफेरेट 2। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है Fe का? यहां पे Fe+2 है। चलो मुझे बताइए Fe का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 26। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? आर्गॉन 3d6 4s2। वहीं पे अगर Fe2+ बोले तो क्या है? आर्गॉन क्या हो जाएगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3d वॉट? 3d6 4s0। चलो मैं d ऑर्बिटल ये बना देता हूं। यहां पे d में कितने ऑर्बिटल्स होता है? 1 2 3 4 5। s में कितने होंगे? 1। क्लियर? चलो अभी इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दे। कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6। 1 2 3 4 5 एंड 6। यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन है? नहीं है ना। 4s के बाद यहां पे और कौन सा ऑर्बिटल लिख सकता है? कौन सा ऑर्बिटल आएगा यहां पे? 4p भी आ सकता है 4s के बाद 4p। ऑलराइट, नाउ सपोज अगर लिगैंड अप्रोच करता है, यहां पे लिगैंड कौन है? Cn। नाउ Cn इज अ स्ट्रॉन्ग लिगैंड। नाउ व्हाट इज गोना हैपन? नाउ मैं ये ऑर्बिटल चाहिए तो मैं वापस बनाता हूं। 1 2 3 4 5, ये एक डब्बा और यहां पे 3। ऑलराइट, यहां पे मैं लिखता हूं व्हेन Cn- अप्रोचेस। जब Cn- अप्रोच करेगा, नाउ Cn- इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लिगैंड, तो वो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है तो Cn- विल अप्रोच एकदम फोर्सफुली, कैप्टन मार्वल की तरह, राइट। जब वो आएगा Cn- तो सब डर जाएंगे, तो सब अपने घर में घुस जाएंगे, पैर हो जाएंगे, राइट। सो व्हाट इज गोना हैपन? ये इलेक्ट्रॉन यहां पे, ये यहां पे आके पैर होगा। कितने इलेक्ट्रॉन यहां पे? 4, तो 2 पैर बना देंगे। कब होगा ये? जब Cn- अप्रोचेस। क्यों पैर हो गए? क्योंकि Cn- क्या एक स्ट्रॉन्ग लिगैंड है। अब
Fe कितने बॉन्ड बना रहा है Cn के साथ? 6, मतलब साइनाइड को 6 खाली डब्बे चाहिए इलेक्ट्रॉन्स डालने के लिए, राइट? तो 6 खाली डब्बे कहां पर आएंगे? 1 2 3 4 5 6, ऑलराइट? सो यहां से लेके यहां तक ये ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे और यहां पे क्या हाइब्रिडाइजेशन आएगा? ये दो डब्बे किसके हैं? डी के हैं, तो D2, ये क्या है? S, और ये क्या है? P3, D2sp3। अब समझा D2sp3 किस तरीके से आता है? अगर पहले समझा तो रिवाइज हो गया होगा, वेरी गुड। ना इसको क्या बोलते हैं? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? यहां पे मैं लिख लेता हूं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि अंदर का डी ऑर्बिटल यूज हुआ, बाहर का नहीं, 4p के बाद वाला नहीं, अंदर का यूज हुआ। इसको हम लोग लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं ना। क्यों बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स? सो सॉरी, आगे देखते हैं। हाइब्रिडाइजेशन हो गया ना, 6 लिगैंड है तो ज्योमेट्री क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल। मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इज इक्वल टू क्या है बताओ? रूट ऑफ n इंटू n+1, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 0, तो आंसर भी क्या है? 0। मैग्नेटिक मोमेंट 0। स्पिन मल्टीप्लिसिटी n इज इक्वल टू क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, तो s का वैल्यू भी क्या होगा? 0, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या हो गया? 2s+1 होता है, तो आंसर इज 1। तो वैल्यू बहुत ही छोटा आया, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। मैग्नेटिक नेचर क्या होगा? कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे के सारे क्या है? पेयर्ड है, तो दिस इज बेसिकली अ डायामैग्नेटिक कंपाउंड। यू गॉट दी आइडिया एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे और किस तरीके से सॉल्व करना है हमें। तो आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में और एग्जाम्पल्स करेंगे जिसमें NH3 भी आएगा आगे और कुछ एक्सेप्शंस भी करेंगे, राइट? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। सो लेट्स सी अ फ्यू मोर एग्जाम्पल्स। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा निकल टेट्राकार्बोनिल एंड इसमें आपको हाइब्रिडाइजेशन ढूंढना है एंड एक्सप्लेनेशन के साथ में, सो क्या करेंगे यहाँ पे? सो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल? सिंस ये न्यूट्रल लिगैंड है तो ये भी न्यूट्रल होगा, तो Ni0। Ni का एटॉमिक नंबर क्या है? 28। तो आर्गोन नहीं लिखता हूं मैं फिलहाल, 3d8 4s2, ठीक है? आगे मैं 4p भी लिख देता हूं। डी में कितने डब्बे? 1 2 3 4 5। क्लियर? चलो इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं फटाफट। 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहां पे 2। क्लियर? सो नाउ व्हाट इज गोना हैपन नाउ? सो अगर CO ने अप्रोच किया, मैं यहीं पे लिख देता हूं, चलो ये अलग से लिखता हूं, व्हेन CO अप्रोचेस। नाउ यू टेल मी व्हाट इज गोना हैपन? CO जब अप्रोच करेगा तो सब पेयर सब एक साथ होना चाहेंगे, राइट? सब इलेक्ट्रॉन्स एक ही साइड में आ जाएंगे। सो क्या होगा यहाँ पे? 1 2 3 4। सो ये इलेक्ट्रॉन्स भी अंदर आना चाहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 के 10 इलेक्ट्रॉन एक साइड में आ गए। तो अभी निकल कितने लिगैंड्स के साथ बाउंडेड है? 4, राइट? तो 4 खाली डब्बे होने चाहिए, 4 खाली डब्बे, तो यहाँ पे 4 खाली डब्बे ये है, तो क्या हाइब्रिडाइजेशन हो गया? sp3। तो ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल। क्लियर है? और भी आप इसके एग्जांपल्स खुद से भी सॉल्व करिएगा, ऑलराइट? ना इसमें मुझे बताइए मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा? 0। क्यों? क्योंकि देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसमें s का वैल्यू क्या होगा? s विल बी 0। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी का आंसर क्या आएगा? 2s+1 होता है, तो उसका भी आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। बताइए डायामैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है? ये यहाँ पर क्या है? डायामैग्नेटिक, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है। बढ़िया। अब ये देखते हैं Hg2 है, Hg के ऊपर या Hg2 के ऊपर क्या चार्ज होता है? 2+ चार्ज होता है। तो इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या चार्ज आ गया? 2- चार्ज आ गया। कोबाल्ट का क्या है? एटॉमिक नंबर काउंट करो, 27, ऑलराइट? 27। तो यहां पे मैं लिख देता हूं 3d7 4s2। SCN के ऊपर क्या चार्ज होता है? SCN -1 होता है, ओके? तो 4 है, तो बताइए CO का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा यहाँ पे? +2, ऑलराइट? सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CO2+, 3d7 4s0। चलो डब्बे बनाते हैं, 1 2 3 4, 4p0 1 2। क्लियर?
चलो इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे एक भी नहीं है। सो नाउ यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा है SCN माइनस, ठीक है, इज अ बल्की ग्रुप एंड बल्की लिगैंड्स कैन नेवर फॉर्म स्क्वायर प्लेनार। कहने का मतलब अगर SCN माइनस अप्रोच करता है और अगर ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो गए तो क्या होगा, ये एक डब्बा खाली हो जाएगा, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, DsP2, और DsP2 क्या होता है, ज्योमेट्री क्या होता है, स्क्वायर प्लेनार। बट आपको ये बात का ध्यान रखना है, जो बल्की लिगैंड, अगर लिगैंड बहुत ही बल्की है तो स्क्वायर प्लेनार नहीं आएगा, राइट? तो वी डोंट वांट स्क्वायर प्लेनार, इस रीजन के वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर नहीं करेंगे। सो यहां पे क्या हाइब्रिडाइजेशन आएगा, दिस विल बी द हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज sp3। ओके, सो यहां पर क्या आएगा आपका टेट्राहेड्रल। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, निकल है PPH3, राइट? PH3 क्या होता है, फॉस्फीन, और ये है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। ना अगेन ये जो निकल है ये तो स्मॉल है, बट ये जो है ये भाई साहब बल्कि है, राइट? तो बताओ इलेक्ट्रॉन्स पेयर होंगे क्या, नहीं होंगे, तो यहाँ पे ज्योमेट्री क्या आएगा, टेट्राहेड्रल। क्लियर? बाकी ऑर्बिटल्स बना के यू कैन चेक। यहाँ पे दिया है विल्किंसन कैटलिस्ट, रोडियम है, PPH3 है एंड Cl है। तो नाउ यहां पे मैंने कुछ लिखा है बल्कि या लार्ज मेटल्स, 3 एग्जांपल्स आप याद रखिए, प्लैटिनम, पैलेडियम एंड यहां पे है रोडियम। सो ये 3 काफी बल्की मेटल्स होते हैं, और बल्की मेटल्स अगर आया तो इट विल ऑलवेज फॉर्म स्क्वायर प्लेनार बिकॉज ऑफ टू गेन स्टेबिलिटी। ओके, तो किस तरीके से याद रखो, अगर मेटल जो है वो बहुत ही स्मॉल है, राइट, बाकी लिगैंड्स बल्कि है, तो ज्योमेट्री क्या आएगा, टेट्राहेड्रल। बट अगर सेंट्रल पार्ट ही बड़ा हो गया, राइट, सेंट्रल मेटल ही बड़ा हो गया, तो ज्योमेट्री क्या आएगा, स्क्वायर प्लेनार। गेटिंग माय पॉइंट? तो स्क्वायर प्लेनार कब आएगा, लार्ज मेटल्स कौन से है, प्लैटिनम, पैलेडियम एंड रोडियम। सो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन था कुछ एग्जांपल्स के साथ, बट एग्जाम के लिए गाइज आपको और भी ज़्यादा एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, राइट? आफ्टर योर एग्जाम्स में जब इन डिटेल चैप्टर के वीडियोस बनाऊंगा तब इसको डिस्कस करने वाला हूँ, बट आपके तो एग्जाम्स हो जाएंगे, जो नेक्स्ट बैच होगा उनको इस चीज़ का ज़्यादा फायदा होगा। बट डेफिनेटली रिविजन से कुछ ना कुछ तो आपको फ़ायदा हो ही रहा होगा। कमेंट सेक्शन में आप लोग इतना लव दिखा रहे हो, आप लोग इतने अच्छे कमेंट्स दे रहे हो, आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। चलो क्या करें अभी, इस फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें बाकी है। ओके, सो लास्ट टॉपिक जो बचा हुआ है VBT में, उसको डिस्कस करते हैं, दैट इज अमोनिया का बिहेवियर एंड देन उसका लिमिटेशन। ठीक है, अमोनिया जैसे मैंने बोला था कि इट इज एन एवरेज लिगैंड, कभी कभी स्ट्रॉन्ग और कभी कभी वीक बिहेव करेगा। सो क्या है, इट बिहेव्स एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड फॉर CD CO FeCu। ये 4 मेटल्स के लिए ये स्ट्रांगली बिहेव करेगा, बाकी सारे मेटल्स के लिए इट विल एक्ट एज अ वीक लिगैंड। अब इसको कैसे याद रखो, CD को फेंकू, इस तरीके से याद रखो, क्या, CD जो आती है, CD को फेंकू, तो इस तरीके से याद रखिएगा आप, बहुत इजी है याद रखना इसको। चलो ये एग्जांपल दे दिया, CO अमोनिया किसकी तरफ एक्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड की वीक फील्ड लिगैंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, क्योंकि क्या आ गया, कोबाल्ट आ गया यहां पे। चलो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर बताइए, 27, आर्गॉन नहीं लिखता हूं, 3d7 4s2। यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बताओ, ये तो न्यूट्रल है, तो जो इसके ऊपर चार्ज है वही कोबाल्ट के ऊपर चार्ज है, तो कोबाल्ट 3+, तो क्या हो जाएगा, ये 2 यहां से जाएगा, 1 यहां से जाएगा, 3d6 4s0 4p0। चलो मैं फटाफट ऑर्बिटल्स बनाता हूं, 1 2 3 4, खोल। सो इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो जब अमोनिया अप्रोच करेगा, व्हेन अमोनिया विल अप्रोच, अमोनिया इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड फॉर कोबाल्ट, तो क्या होगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो जाएंगे कि नहीं, तो नया डब्बा क्या दिखेगा, कैसे दिखेगा, चलो मैं इसको इस तरीके से नीचे लिखता हूं। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो गए, तो यहां पे एक डब्बा खाली, यहां पे 3 डब्बे खाली।
बट कोबाल्ट कितने बॉन्ड बना रहा है? 6 बॉन्ड बना रहा है लिगैंड के साथ, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स इट इज मेकिंग। सो 6 खाली डब्बे चाहिए हमें, 1 2 3 4 5 6। सो ये रहे 6 खाली डब्बे। क्या हाइब्रिडाइजेशन है? D2sp3, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। क्लियर? सो अमोनिया का भी हमने डिस्कस कर लिया कैसे वो बिहेव करता है। अब मुझे बताइए, अगर सपोज यहाँ पे निकल होता तो क्या पेयरिंग होती? नहीं, निकल में पेयरिंग नहीं होगा, क्योंकि निकल के केस में NH3 will behave as a weak filled ligand. Fantastic. Limitations of VBT है कुछ ना कुछ, जैसे ये कंपाउंड है, अगर इसमें Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो तो +3 होता है, तो क्या आ जाएगा? 3D4 4S0। ऑलराइट, सो यहाँ पे क्या है? 3D4 4S0 4P0। सो जब Cl- अप्रोच करेगा तो पेयरिंग होगा, राइट? पेयरिंग होगा तो पेयरिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो जाएंगे, तो कुछ इस तरीके से दिखेंगे, राइट? सो ये होना तो क्या चाहिए? डायमैग्नेटिक होना चाहिए, बिकॉज कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट एक्चुअली देखा क्या गया है? ये पैरामैग्नेटिक है। सो दिस वाज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय VBT। इसमें अगर आप देखो तो CuNH3 4 times SO4 विच इज डीप ब्लू इन कलर, इसका अगर आप निकालो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से। सो क्या है यहाँ पे? हाइब्रिडाइजेशन, sp3 इज द हाइब्रिडाइजेशन। sp3 मतलब क्या होना चाहिए? टेट्राहेड्रल, बट दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड, this is what is expected, but what is observed is, guys, but what is observed is ये actually DsP2 है, that is square planar है। This was not explained by VBT, but which was later on explained by CFT। So CFT डिस्कस करेंगे। आई होप VBT में अच्छा रिविजन हो गया होगा। अगर आपने VBT पहले नहीं पढ़ा होगा तो थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा, राइट? सो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम करेंगे CFT। ऑलराइट, सो CFT की तरफ बढ़ते हैं। क्रिस्टल फील्ड थियरी, राइट? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग भी बोल सकते हैं इस चीज को। सो CFT फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। पहले ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए पढ़ेंगे, उसके बाद में टेट्राहेड्रल के लिए पढ़ेंगे। नाउ दिस इज व्हाट इज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री लुक्स लाइक। नाउ ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री जब बनती है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? या तो D2sp3 होता है या sp3d2 होता है। इसको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इसको बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्लियर? नाउ इसमें सर जो d ऑर्बिटल इन्वॉल्व है ये कौन सी है? d तो 5 होती है, dxy dyz xz dx² y² dz²। तो इसमें जो d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होती है दैट इज व्हाट? dx² y² एंड dz²। एंड ये दो जो है वो अलोंग द एक्सिस है, एक्सिस के अलोंग है। बाकी जो 3 ऑर्बिटल है वो बिटवीन द एक्सिस होती है। ये बेसिक है, ये तो पता ही होगा आपको, राइट? नहीं बताया तो एटॉमिक स्ट्रक्चर एक बार आपको देखना पड़ेगा। चलो, तो ये क्या है? अलोंग द एक्सिस। अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगैंड आल्सो अप्रोचेस अलोंग द एक्सिस। दो तरीके अप्रोच करने के, या तो अलोंग द एक्सिस करे या बिटवीन द एक्सिस करे। ये क्या करते हैं? अलोंग द एक्सिस अप्रोच करते हैं। तो अलोंग द एक्सिस कौन से ऑर्बिटल है? ये ऑर्बिटल है। तो सबसे ज्यादा रिपल्शन तो इन्हीं को मिलेगा ना, क्योंकि लिगैंड कैसा आता है? कैप्टन वारन मैंने बताया था आपको कैसे फोर्सफुली आता है इलेक्ट्रॉन देने में। तो ये घबरा जाएंगे एकदम कि अचानक इतने इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है, बराबर? सो इनको मैक्सिमम रिपल्शन मिलेगा। तो स्प्लिटिंग कैसी होती है? जब लिगैंड अप्रोच करता है तो फर्स्ट 3 ऑर्बिटल तो लोअर एनर्जी पे रह जाता है और इनको मैक्सिमम रिपल्शन झेलना पड़ता है। रिपल्शन मतलब क्या? एनर्जी बढ़ गया, थोड़ा सा अनस्टेबल हो गया, राइट? सो ये दोनों ऑर्बिटल्स ऊपर चले जाते हैं। तो इस स्प्लिटिंग को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, राइट? एंड आगे हम लोग अच्छा, यहाँ पर ये जो ऊपर वाले ऑर्बिटल्स है इसको क्या बोलते हैं? EG। क्या बोलते हैं? EG। और इनको क्या बोलते हैं? T2G। एंट्रेंस लेक्चर में वी विल डिस्कस दिस कि T2G नाम कैसे आया, EG नाम कैसे आया। फिलहाल इतना याद रखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद में हम लोग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के बारे में बात करते हैं। ओके, तो इस चीज को समझते हैं हम लोग। कैलकुलेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, दिस इज द हेडिंग। नाउ ये मैंने 5 क्या बनाए हैं? ऑर्बिटल्स, d ऑर्बिटल्स। सो इनका स्प्लिटिंग होगा, 3 नीचे रह जाएंगे जिनको क्या बोलते हैं? T2G, और 2 ऊपर चले जाएंगे उनको क्या बोलते हैं? EG। सेंटर में एक लाइन ड्रॉ किया है मैंने जिसको क्या बोलते हैं? बैरी सेंटर, राइट?
ऊपर वाले जो ऑर्बिटल्स है, राइट, ऊपर वाला जो ऑर्बिटल है उसका एनर्जी क्या है, पॉजिटिव में है, प्लस 0.6, राइट। डेल्टा नॉट बोले तो स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। नीचे वाले जो ऑर्बिटल है, राइट, बैरिसेंटर से नीचे, तो नेगेटिव वैल्यू, और एक ऑर्बिटल का वैल्यू क्या है, 0.4 डेल्टा नॉट। ऑलराइट, तो इस तरीके से वैल्यू क्यों लिया है, क्योंकि एवरेज क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। दोनों एक दूसरे को बैलेंस करने चाहिए। तो यहां पे चलो कैलकुलेशन करते हैं। एक ऑर्बिटल का एनर्जी कितना बोला, 0.6। वैसे कितने ऑर्बिटल है, 2। यहां पे एक ऑर्बिटल का एनर्जी -0.4, कितने ऑर्बिटल है, 3। तो यहां पर क्या हो गया, 0.6 इंटू 2, 1.2। यहां पे क्या आ जाएगा, -1.2 विच इज इक्वल्स टू 0। इस तरीके से वैल्यू ली जाती है, राइट। तो जब 2 ऑर्बिटल होंगे तो एक का वैल्यू 0.6 आएगा, जब 3 ऑर्बिटल होंगे तो एक का वैल्यू 0.4 आएगा। मोर द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, मोर इज द स्प्लिटिंग, मोर इज द स्प्लिटिंग। जैसे सपोज ये 5 ऑर्बिटल है, इस साइड में देखो तो थोड़ा सा स्प्लिट हुआ है, बट इस साइड में देखो तो बहुत ज्यादा स्प्लिटिंग हुई है, राइट। तो इस साइड बताइए कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होगा कि वीक फील्ड लिगैंड होगा। यहां पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होगा, इसलिए स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा हुई है। यहां पर क्या होगा, वीक फील्ड लिगैंड होगा। तो क्या समझ में आया, वीक होगा तो देयर विल बी लेस स्प्लिटिंग, स्ट्रॉन्ग होगा तो देयर विल बी मोर स्प्लिटिंग। ऑलराइट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर और डिटेल में हम लोग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को डिस्कस करते हैं। सो अब डिस्कस करते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी व्हेन यू हैव ओनली वीक फील्ड लिगैंड। ऑलराइट, तो देखिए क्या लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, जब आपके पास क्या है, वीक फील्ड लिगैंड। नाउ यहां पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज लिखी है मैंने, व्हाट इज डेल्टा नॉट या ओ, हमने डिस्कस किया, ये क्या है, स्प्लिटिंग एनर्जी है। एंड ये सर पी क्या लिखा है, दिस इज पेयरिंग एनर्जी, राइट, जब इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो जाते हैं वो वाली एनर्जी। नाउ इन दिस केस पेयरिंग एनर्जी इज मोर, पेयरिंग करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी। इसका मतलब क्या है, इट इज डिफिकल्ट टू पेयर, राइट, देयरफॉर डिफिकल्ट टू पेयर। ऑलराइट, तो हमने क्या डिस्कस किया यहां पे, वापस से डिस्कस करते हैं, वापस से देख लेते हैं। ऑक्टाहेड्रल में क्या है, वीक फील्ड लिगैंड, वीक फील्ड लिगैंड, वीक है, वीक क्या पेयरिंग कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, इसलिए यहां पे पेयरिंग एनर्जी इज मोर विच इज डिफिकल्ट टू पेयर। सिंपल, कीप इट सिंपल, वीक है तो पेयरिंग नहीं कर पाएगा। फॉर्मूला लिखा है मैंने यहां पे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज इक्वल्स टू 0.6 डेल्टा नॉट, 0.6 डेल्टा नॉट इंटू ए। नाउ व्हाट इज ए, आप खुद सोच लो, इलेक्ट्रॉन इन Eg के T2g 0.6 है तो Eg होगा, 0.4 है तो इलेक्ट्रॉन इन T2g। इसको अप्लाई करते हैं, डोंट वरी। तो यहां पे क्या लिखा है मैंने, कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। सपोज आपको D1 कॉन्फ़िगरेशन आया, तो बताओ इलेक्ट्रॉन कहां पर होगा, सबसे पहले तो लोअर ऑर्बिटल में होगा, दैट इज T2g। तो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन फिल कर देता है। Eg में तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 1। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, म्यू इज इक्वल्स टू रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2, राइट। तो कैसे निकालेंगे, 1 आ गया यहां पे, 1 1 प्लस 2 √3 आ गया आंसर यहां पे। क्लियर, चलो s देख लेते हैं। s क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है तो s का वैल्यू क्या हो जाएगा, हाफ। यहां पे अगर मैं हाफ ले लूं, 1 + 1 2। नेचर क्या है इसका, डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा, ये पैरामैग्नेटिक। CFSE ये वाला फॉर्मूला लगाना है। सो ये इलेक्ट्रॉन किस में, T2g में है। सो वेयर इज T2g, दिस इज T2g। ये A इज 0 क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही नहीं है यहाँ पे, तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। ये इसका आंसर क्या आएगा, B 1, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। सो आंसर विल बी -0.4 डेल्टा नॉट। ओके, D2 का आप करिएगा, D3 का आप करिएगा, D4 का मैं समझाता हूं। नाउ D4 1 2 3, चौथा इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा, आप सोचिए, क्या पेयर होगा कि आगे चले जाएगा, पेयर नहीं होगा। अभी तो डिस्कस किया वीक फील्ड लिगैंड है, पेयरिंग नहीं करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स आगे चला जाएगा। बात समझ में आ गई।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n इज टू 4 एंड सो ऑन, आगे का आप कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। सो वीक फील्ड लिगैंड आया तो इस तरीके से आपको अप्रोच रखना है। चलो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड में किस तरीके से आएगा ना। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आई रिक्वेस्ट कि आप D10 तक इसको सॉल्व करो, तो एक कॉन्फिडेंस आएगा आपको, प्रैक्टिस होगी तो ही आप अच्छे से एग्जाम में लिख पाएंगे। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के केस में क्या होगा। सो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। नाउ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड क्या करेगा, पेयरिंग करेगा। तो पेयरिंग करना बहुत ही आसान है, तो पेयरिंग एनर्जी विल बी लो, राइट। पेयरिंग एनर्जी देखो यहाँ पे लो है क्योंकि पेयरिंग करना आसान होगा। चलो फॉर्मूला विल बी सेम CFSE का। अगर D1 आ गया तो D1 में तो कोई टेंशन ही नहीं है, हर एक चीज सेम होगा जो पहले हमने डिस्कस किया। D4 में देखते हैं, 1 2 3, फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहां पे फिल करे, बाहर की पेयर कर दे। पेयर करेंगे, क्यों करेंगे पेयर, क्योंकि क्या है CFSE, स्ट्रॉन्ग CFL है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, पेयर हो जाएगा। इसके पहले क्या हो रहा था, वीक फील्ड लिगैंड में आगे जा रहा था, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे थे, 4। इस केस में अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको कितने आएंगे, 2, एंड देन यू कैन डू द कैलकुलेशन अहेड। तो आई रिक्वेस्ट कि आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के लिए भी पूरा D10 तक करो एंड देन दोनों को कंपेयर करो, ओके। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। अब करते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, राइट। सो यहाँ पे देखो ऑक्टाहेड्रल में क्या हो रहा था, लिगैंड अलोंग द एक्सिस अप्रोच कर रहा था, तो रिपल्शन किसको झेलना पड़ रहा था, dx² - y² एंड dz² को। यहां पर क्या होता है, लिगैंड्स अप्रोचेस बिटवीन दी एक्सिस। नाउ बिटवीन दी एक्सिस कौन है, ये 3। पहले तो ये तीनों ने मजे लिए, ये 3 नीचे आराम से बैठे थे, अब इन तीनों की लग गई, राइट, टेट्राहेड्रल में, तो बेचारे को अभी स्प्लिट होके ऊपर जाना पड़ेगा, राइट। सो दिस इज व्हाट dxy dxyz dxz dx² - y² एंड dz²। नीचे क्या आ जाएगा बताइए, नीचे कितने डब्बे होंगे, 2 डब्बे होंगे। अब ऊपर कितने चले जाएंगे, 3। ये कौन है अभी, ये dxy dyz dxz, और ये कौन है, अभी कौन आराम करेंगे, dx² - y² एंड dz²। क्लियर। तो T2G यहां पे आ गए और EG यहां पर आ गए। अब यहां पे मैं बैरी सेंटर बनाता हूं। अब बताइए ऊपर वालों का एनर्जी क्या होगा, 3 डब्बे हैं तो +0.4, नीचे वालों को क्या होगा -0.6, ताकि एवरेज क्या है, 0 आए। क्लियर। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर्मूला यही है, -0.6 डेल्टा T लिखा है क्योंकि टेट्राहेड्रल है, × A एंड देन वहां पे × B। ये चीज का ध्यान रखना है कि डेल्टा T = 4/9 डेल्टा नॉट, राइट। सो ये रिलेशन MCQs में भी आ सकता है, तो आप ये चीज का ध्यान रखिएगा। लास्ट अबाउट CFT, देन वी आर डन विद CFT। उसके बाद में मेटल कार्बोनिल्स करेंगे एंड देन आइसोमेरिज्म, देन वी आर डन विद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का रिवीजन। फैक्टर्स ऑन विच डेल्टा नॉट डिपेंड्स, नेचर ऑफ लिगैंड। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होगा तो स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, वीक फील्ड लिगैंड होगा तो लेस स्प्लिटिंग होगा। नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, more the oxidation state of central metal atom, more will be the splitting, right। तो अगर सपोज ये 2 एग्जांपल दिए तो ज्यादा स्प्लिटिंग किसका होगा, Fe3+ में ज्यादा स्प्लिटिंग होगा। बट अगर सर ऑक्सीडेशन नंबर दोनों का सेम आ गया तब किसका ज्यादा स्प्लिटिंग होगा, तो वेकेंट ऑर्बिटल्स देखने, खाली डब्बे किसके पास ज्यादा है। तो अगर आप देखो यहाँ पे क्या है, 3D1 है, यहाँ पे क्या है 3D6। 3D1 इसके पास 4 खाली डब्बे हैं, इसके पास एक भी खाली डब्बा नहीं है, तो जितने ज्यादा खाली डब्बे होंगे उतना ज्यादा स्प्लिटिंग होगा। अब इस केस में 5D में ज्यादा स्प्लिटिंग होगा। क्यों होगा सर 5D में, क्योंकि जितना बड़ा ऑर्बिटल होता है या सबशेल होता है उतना वो डिफ्यूज्ड होता है, जितना ज्यादा डिफ्यूज है उतना ज्यादा वो स्प्लिट हो सकता है। क्लियर। सो दिस इज द फैक्टर्स ऑन विच क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डिपेंड्स। ऑलराइट। सो आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट मेटल कार्बोनिल करते हैं एंड देन आइसोमेरिज्म। तो अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं मेटल कार्बोनिल, जो कि एंट्रेंस के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सो बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल, मेटल कार्बोनिल का कौन सा एग्जाम्पल आप बहुत ही फ्रीक्वेंटली देखते हो, निकल टेट्रा कार्बोनिल, NiCO4 टाइम्स। ओके, तो अभी हम बॉन्डिंग ऑफ मेटल एंड कार्बोनिल ग्रुप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट कार्बोनिल ग्रुप फर्स्ट. ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड. आप अगर इसका लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करो तो इस तरीके से दिखाई देता है. कार्बन के ऊपर भी एक लोन पेयर, ऑक्सीजन के ऊपर भी एक लोन पेयर. कार्बन के ऊपर नॉर्मली कोई लोन पेयर होता है नहीं, बट यहां पर लोन पेयर आ गया है, इसलिए इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज. ऑक्सीजन पे नॉर्मली कितने लोन पेयर होते हैं? 2, बट यहां पर एक ही आया तो पॉजिटिव चार्ज. ऑलराइट, नाउ इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल, केमिकल बॉन्डिंग का जो एमओटी थियरी हमने किया था उसका थोड़ा सा नॉलेज आपके पास होना चाहिए. ऑलराइट, चीजें वैसे आसान है, आपको समझ में भी आएगी. वैसे तो हम एटम्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, बट हम यहाँ पे किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं? मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अब किसका? CO का. CO में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6, और ऑक्सीजन के कितने? 8. कितने हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन्स. सो वी हैव टू राइट 14 इलेक्ट्रॉन्स. कैसे लिखेंगे? एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है और दूसरा एंटी बॉन्डिंग होता है. सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz आता है, उसके बाद में पाई 2px ऑलमोस्ट इक्वल टू पाई 2py, फिर पाई स्टार आता है और सिग्मा स्टार 2pz आता है. तो 14 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करना है. तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 पेयर्स हो गए, तो 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. ये जो एंटी बॉन्डिंग के ऑर्बिटल्स है इनके पास कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है. क्लियर ना? मान के चलो, सपोज ऐसा सोचो कि मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है एंड मुझे कार्बन मोनोऑक्साइड में इलेक्ट्रॉन्स फिल करना है. तो गया, चलो मैं इलेक्ट्रॉन्स लेके, सपोज ये 2 इलेक्ट्रॉन है, मैं इलेक्ट्रॉन यहां पर लेके गया, तो क्या इस ऑर्बिटल में मैं इलेक्ट्रॉन दे पाऊंगा? नेवर, बिकॉज दिस इज ऑलरेडी फिल्ड. क्या मैं यहां पर इलेक्ट्रॉन दे पाऊंगा? नहीं. राइट, कहीं पे भी नहीं दे पाऊंगा. बट जैसे ही मैं यहां पे पहुंचूं एंटी बॉन्डिंग में, क्या ये लोग इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर पाएंगे? यस. ओके, तो सिर्फ इतना याद रखना, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड में गलती से इलेक्ट्रॉन गया तो वो कहां पर जाएगा? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जाएगा. क्लियर? मेटल और कार्बन के बॉन्ड के बारे में डिस्कस करते हैं. नाउ हमेशा हम पूरे चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है. अब यहां पे देखते हैं, यहां पे दे पोजेस बोथ सिग्मा एज वेल एज पाई कैरेक्टर. अब ये कैसे? दिस इज अ वेरी फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एंट्रेंस आल्सो. ऑलराइट, सिग्मा बॉन्ड कैसे बना उस चीज को पहले समझते हैं. सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहां से? कार्बन. कौन सा कार्बन? लिगैंड का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, एंटर्स इनटू वेकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल. सिंपल है. नॉर्मल क्या होता है? मेटल होता है. मेटल को कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है? लिगैंड. राइट, जैसे यहां पे मेटल कौन है? निकल. इसको इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करेगा? CO. तो जब CO इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट करेगा तो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा. पूरे चैप्टर में यही पढ़ते आ रहे हैं. ये तो सर समझ में आ रहा है. ये पाई बॉन्ड कहां से आ गया? देखते हैं. पाई बॉन्ड कब बनेगा? जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फिल्ड डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल इनटू वेकेंट एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड. सर ये तो उल्टा ही हो रहा है. पूरे चैप्टर में पढ़ते आए कि लिगैंड इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, बट यहां पे तो उल्टा ही हो रहा है. निकल इलेक्ट्रॉन वापस डोनेट कर रहा है, मेटल वापस से लिगैंड को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड को. अब ये क्यों होता है इसको समझते हैं. नाउ लेट्स से कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके ऑर्बिटल्स मैंने ड्रॉ किए हैं. यहां पे कार्बन का एक लोन पेयर जो मैंने है यहां पे ड्रॉ किया हुआ है. मैं लेट्स से मेटल के पास भी यहां पे एक लोन पेयर है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. अब ये मेटल है, लेट्स से यहां पे निकल. कार्बन मोनोऑक्साइड आया और इसको इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश कर रहा है. याद करो, कार्बन मोनोऑक्साइड स्ट्रॉन्ग लिगैंड है कि वीक लिगैंड है? इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लिगैंड. कैप्टन मार्वल की तरह आएगा, जूम, सब लोग डर जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन कहां से आया बाबा. तो ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड. बट सब डर जाएंगे क्योंकि अचानक से इतना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया मेटल के ऊपर. तो ये भाई साहब क्या करते हैं? पिछू बाजू से वापस से इसको धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन देते हैं ताकि इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ा है वो थोड़ा डिक्रीज हो जाए. इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है कि नहीं? है ना. कौन सा वेकेंट ऑर्बिटल है? पाई स्टार. तो जैसे मेटल देखता है अरे कार्बन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है तो उसमें पिछू बाजू से थोड़ा इलेक्ट्रॉन दे देता है एंड ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा? पाई बॉन्ड. बात समझ में आ रही है? तो थोड़ा कार्बन दे रहा है, थोड़ा मेटल उसको दे रहा है.
राइट, दोनों मिल बांट के ले रहे हैं, दे रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं सिनर्जेटिक बॉन्ड या सिनर्जिक बॉन्ड। सिनर्जिक लिख लेता हूँ, राइट, सिनर्जिक बॉन्ड। सिनर्जी मतलब थोड़ा ये इलेक्ट्रॉन देगा, थोड़ा वो देगा। याद रहेगा आपको, मेटल और कार्बोनिल कंपाउंड, जो कार्बोनिल है कार्बन मोनोऑक्साइड, उसमें जो बॉन्ड है वो ना ही सिग्मा है ना ही पाई है, दोनों है। क्या है? सिग्मा भी है, पाई भी है। नॉट जस्ट सिग्मा, नॉट जस्ट पाई, इट इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ ऑफ देम। नाउ दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज बैक बॉन्डिंग, पीछे से वापस से इलेक्ट्रॉन देना। क्लियर? चलो, अब मन ही मन में सोचिएगा जो मैं बोल रहा हूं, बैक बॉन्डिंग अगर इंक्रीज होता है, पीछे से जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है ये इंक्रीज हो रहा है, तो व्हाट अबाउट द बॉन्ड स्ट्रेंथ? इंक्रीज होगा ना, क्योंकि और एक्स्ट्रा बॉन्ड्स बन रहे हैं, बराबर, पीछे से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ तो थोड़ा और इंक्रीज होगा। व्हाट अबाउट बॉन्ड ऑर्डर? यहां पे बच्चे मार खा जाता है। याद करो, एमओटी में बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या किया था? बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2, राइट। अगर बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करना है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स इंक्रीज होना चाहिए। बट यहाँ पे जब मेटल इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, दे तो रहा है, बट कहाँ दे रहा है? एंटी बॉन्डिंग में दे रहा है। तो एंटी बॉन्डिंग में अगर इंक्रीज हो गया तो वैल्यू तो डिक्रीज हो जाएगा ना। तो याद रखिए, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अगर मैं बहुत ज़्यादा फास्ट जा रहा हूँ आपके लिए, तो आप वीडियो को थोड़ा स्लो मोड में रन कर सकते हैं। अगर स्लो जा रहा हूँ तो फास्ट स्पीड पे रख सकते हैं। ओके, आपका टाइम बचेगा ना। अगर मेटल के पास बहुत ज़्यादा लोन पेयर है, अगर लोन पेयर ज़्यादा है तो मेटल पीछे से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इसको डोनेट कर देगा, इजंट इट? तो लोन पेयर, इफ मेटल हैज मोर लोन पेयर, तो मोर विल बी द बैक बॉन्डिंग, मोर विल बी द बॉन्ड स्ट्रेंथ, लेसर विल बी द बॉन्ड ऑर्डर। क्लियर? और इसी चक्कर में यहां पर क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर जो है, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा और अच्छे से रिविजन भी हो गया होगा आपका। सो आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड देन वी आर मूविंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज आइसोमेरिज्म। ऑलराइट, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म है। तो फिलहाल हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला टाइप है लिंकेज आइसोमेरिज्म। ये कब अराइज होता है? व्हेन यू हैव एम्बिडेंट लिगैंड। ठीक है, एम्बिडेंट लिगैंड या एम्बिडेंट, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, एक लिगैंड में देयर आर 2 डोनर साइट्स या एक से ज्यादा डोनर साइट होंगे तो उसको एम्बिडेंट लिगैंड बोलेंगे। जैसे अगर ये कॉम्प्लेक्स मान लेते हैं, इसमें इफ यू सी देयर इज NO2, तो NO2 में डोनेट कौन कर रहा है? N कर रहा है। बट सेम कॉम्प्लेक्स यहां पे मैंने लिया है, NO2 के बदले क्या है? ONO। यहां पे डोनेट कौन कर रहा है? O कर रहा है। सो ऐसे टाइप के आइसोमर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? लिंकेज आइसोमेरिज्म। सो द प्रॉपर्टीज चेंजेस कंप्लीटली। ये येलो कलर का है, ये ब्लू कलर का है। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, वेरी इजी अगेन। यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? सल्फेट जो लिगैंड है वो बाहर चला गया और Br- अंदर आ गया है, बाहर चला गया, Br- अंदर आ गया, तो आयोनाइज हो गई चीज़ें, बराबर। तो अगर ये चीज़ आयोनाइज होगा तो ये क्या देगा? Br- आयोन देगा। अगर ये आयोनाइज होगा तो क्या देगा? SO4 2- देगा। सो दे गिव डिफरेंट आयोन्स इन सोल्यूशन, रेड एंड वायलेट कलर। हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, नाम से पता चल रहा है कि इसमें वाटर होगा। सो व्हेन वाटर इज इन्वॉल्व्ड एज अ सॉल्वेंट, तो स्ट्रक्चर देख के ही, फॉर्मूला देख के आपको समझ में आ रहा है, बाहर कितने हैं? Cl 3 है और अंदर वाटर कितने हैं? 6। अभी कितने वाटर हो गए? 5। तो एक वाटर मॉलिक्यूल कहाँ पर चला गया? बाहर चला गया, एक क्लोरीन अंदर आ गया। तो जब वाटर इंटरचेंज होता है तो ऐसे टाइप के आइसोमेरिज्म को क्या बोलेंगे? हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट वाला थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से समझिएगा। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। क्या लिखा है? इंटरचेंज ऑफ लिगैंड्स between cationic and anionic entities of different metal ions। जैसे ये पूरा एक कोऑर्डिनेशन सॉल्ट है। पहले में मेटल कौन है? CO, दूसरे में मेटल कौन है? Cr। तो लेट्स से
मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पे, इसके ऊपर हम क्या चार्ज ले लेते हैं -3, इसके ऊपर +3। पहला वाला जो पार्ट है दैट इज कटायन, दूसरा वाला अनायन। तो बताइए कोबाल्ट के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा, और ये क्रोमियम के ऊपर चार्ज क्या है, +3। तो फर्स्ट केस में ये जो पहला वाला ये पूरा कोऑर्डिनेशन सॉल्ट है, इसमें लिगैंड कौन है, NH3, किसको अटैच्ड है, कोबाल्ट को। बट वहीं पे इसका अगर हम आइसोमर बनाए तो कोबाल्ट को पहले तो NH3 अटैच था, अभी क्या अटैच्ड है कोबाल्ट को, साइनाइड, राइट। और क्रोमियम को क्या अटैच्ड है, NH3। तो जब लिगैंड ही इंटरचेंज हो जाते हैं बिटवीन टू डिफरेंट मेटल्स, तो ऐसे टाइप के एंटिटीज को या आइसोमर्स को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ऑलराइट, सो दीज आर 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, वेरी इजी, फटाफट इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में हम बात कर रहे हैं कौन सा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। सो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हमारे पास पहला है ज्योमेट्रिकल। तो ज्योमेट्रिकल ज़्यादा कॉमन किस में होता है, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या 6 होता है। तो पहला कर लेते हैं स्क्वायर प्लेनर। क्या टाइप लिखा है मैंने यहाँ पे, MA2B2। जो बहुत ही कॉमन एग्जांपल्स है वो हम लेंगे इन डिटेल, पूरा एंट्रेंस लेवल का नहीं, सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं फिलहाल। MA2B2, तो हमने क्या किया है, दोनों A को एक ही साथ ले लिया, तो ऐसे टाइप के स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, सिस। अगर A को ऑपोजिट डायरेक्शन में रखा है तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रांस। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल। इसी को अगर आप सिस फॉर्म में बनाते हो तो उसको बोलते हैं सिस प्लैटिन, एंड विच इज एन एंटी कैंसर ड्रग। ऑलराइट, दूसरा MA2BC। तो इसमें सिस ट्रांस जो है वो कौन डिसाइड करेगा, A डिसाइड करेगा। A, if they are together it will be called as cis, if they are on the opposite direction that will be called as trans, and this is the example। एक एक एग्जाम्पल आप सबका याद रखिए। MABCD, अगर चारों के चारों लिगैंड डिफरेंट है तो क्या, तो एक को एटलीस्ट फिक्स रखो, ABCD, ओके, एक को हमेशा फिक्स रखो। तो BCD हो गया, फिर CBD ले लीजिए, फिर यहाँ पे CDB ले लीजिए। सो इस तरीके से, सो यहाँ पे टोटल आपको कितने आइसोमर्स आ सकते हैं, 3 आइसोमर्स, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी कॉमनली आस्क्ड इन एग्जाम, राइट। एंड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो था किसमें, स्क्वायर प्लेनर में। अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, तो टाइप लिया है MA4B2। तो यहाँ पे कौन सिस ट्रांस डिसाइड करेगा, B। एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांस, और अगर नेबरिंग पोजिशन में तो इसको क्या बोलेंगे, सिस। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, MA3B3। ना अगर A सब एक ही साइड में आ गए, राइट, तो इसको बोलेंगे फेशियल या FAC, क्योंकि सब एक ही साइड में आ गए। अगर इस तरीके से 2 साइड में और एक ऑपोजिट में, तो इसको मेरिडियोनल या MER बोलेंगे। दिस इज ऑल्सो वेरी कॉमनली आस्क्ड। सो जितने भी कॉमन एग्जाम्पल थे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, सिस ट्रांस में, वो हमने डिस्कस किए हैं। यू कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट, एंड लास्ट हम ऑप्टिकल आइसोमर्स करेंगे, एंड देन वी आर डन विद द रिविजन। सो वी आर इन द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज optical isomerism, alright, बढ़िया। So this is very common in octahedral complexes and not in tetrahedral, okay, ज्यादा करके octahedral complex में common होते। coordination number क्या होना चाहिए, 6। मैंने बहुत ही common examples यहाँ पर लिए हैं, entrance में जाओ तो बहुत सारे examples आते हैं, but exam point of view मैंने 3 लिए हैं। पहला टाइप MAA3। AA क्या है, बाइडेंटेट लिगैंड है, राइट, दोनों सेम है, 3 लिया यहाँ पे। एग्जाम्पल है COEN, EN इज इथिलीन डायमाइन 3। इट इज अ बाइडेंटेट लिगैंड, तो टोटल 6 बॉन्ड बनाएगा। सो CO में लिख देता हूँ, 6 बॉन्ड्स कैसे बनाओ आप, 1 2 3 4 5 6, ऐसा बना दिया आप लोगों ने। अभी EN क्या करो, EN यहाँ पर बीच में रखो, इस तरीके से बॉन्ड बना लो। फिर EN यहाँ पे रखो, इस तरीके से बॉन्ड बना लो। EN यहाँ पे रखो, इस तरीके से बॉन्ड बना लो, क्लियर। और पूरे ब्रैकेट के ऊपर 3+ है, तो ऐसा करके आप 3+ लिख सकते हो, राइट। इसी का आप अगर मिरर इमेज बनाओ तो क्या हो जाएगा, CO 1 2 3 4 5 6। तो ये जो EN है उसको यहाँ पे मैं बना देता हूँ, राइट। एक EN यहाँ पे बना देता हूँ, एक EN यहाँ पे बना देता हूँ, ऑलराइट।
सो ये एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, दूसरा क्या होगा, लेवो रोटेटरी। सो यहाँ पे भी आप क्या करो, इस तरीके से करके 3+ लिख सकते हैं। यहाँ पे आता है नेक्स्ट टाइप MAA2, मतलब ये बाइडेंटेड लिगैंड है। 2 बाइडेंटेड लिगैंड मतलब 4 बॉन्ड ऑलरेडी बन चुके हैं, और 2 सेम लिगैंड हो सकते हैं या 2 डिफरेंट लिगैंड्स हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है कोबाल्ट। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर हम सिस फॉर्म बनाए कि ट्रांसफॉर्म बनाए। आप सिस फॉर्म बनाओ। ट्रांसफॉर्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 यूजुअली वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, तो आप सिस फॉर्म बनाओ। सिस फॉर्म का मतलब क्या है, चलो EN मैं यहाँ पे रख देता हूँ, दूसरा EN मैं यहाँ पे रख देता हूँ, राइट। तो जो 2 क्लोरीन है वो आजू बाजू में आ जाएंगे। तो इसी का आप क्या करो, मिरर इमेज बनाओ। तो यहाँ पे कोबाल्ट आ गया, 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड, इसी का आप मिरर इमेज बनाओ, यू विल गेट द कंपाउंड। एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, दूसरा लेवो रोटेटरी। तो MAAX2Y2, AA बोले तो बाइडेंटेड, तो मतलब 2 बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे 2 और 2 और 4, राइट। तो 6 बॉन्ड हो गया ना। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिया है कोबाल्ट, 1 2 3 4 5 6। इथिलीन डायमंड को कहाँ रखना चाहोगे, चलो यहाँ पे मैं रख देता हूँ, कहीं पे भी कर सकते हैं आप। NH3 को आजू बाजू में रखो, सिस बनाना है क्योंकि Cl को यहाँ पर ले लो, और इसी का अगर आप मिरर इमेज बनाओगे यू विल गेट अनदर आइसोमर। एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, दूसरा लेवो रोटेटरी होगा, राइट। तो इस तरीके से सिस फॉर्म का मिरर इमेज बना के यू विल गेट द ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर। So guys, with this we are done with the whole chapter, that is coordination compound. सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो चलो फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, याद करिए। बेसिक्स किए थे, सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, लिगैंड क्या होता है, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किया था, बेस्ड ऑन चार्जेस, बेस्ड ऑन लिगैंड्स। फिर किया था क्या, टाइप्स ऑफ लिगैंड्स बेस्ड ऑन चार्जेस, बेस्ड ऑन डोनेटिंग साइट्स। देन हमने किया था IUPAC। देन हम गए थे थियरीज पे। सबसे पहला थियरी कौन सा किया था, वर्नर्स थियरी। क्या है बेसिक्स वर्नर थियरी में, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, राइट। उसके बाद में किया था क्या, कौन सा थियरी, VBT थियरी, वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे हमने सीखा था लिगैंड 3 टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग, एवरेज एंड वीक। उसके बाद में क्या किया था, CFT, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ओके, कैसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अलोंग द एक्सिस लिगैंड आता है तो DX2 Y2 एंड DZ2 जो है ऊपर चले जाता है, और टेट्राहेड्रल में क्या होता है, बिटवीन द एक्सिस आता है, इसलिए 3 ऑर्बिटल ऊपर चले जाता है। आफ्टर दैट हमने मेटल कार्बोनिल कंपाउंड्स डिस्कस किया, कैसे बैक बॉन्डिंग होता है, सिनर्जिक बॉन्डिंग होता है। उसके बाद में क्या डिस्कस किया, आइसोमेरिज्म। पहले स्ट्रक्चरल किया जिसमें 4 टाइप थे, ज्योमेट्रिकल, एंड लास्ट क्या किया, ऑप्टिकल। सो आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पहले नहीं भी पढ़ा है तो ये रिवीजन लेक्चर से आपको एटलीस्ट एक बेसिक आइडिया, एक स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन तो पता चल जाएगा कि कैसे इस चैप्टर को पढ़ना है। एंड आपने ऑलरेडी अगर पढ़ा है तो ये तो आपके लिए बहुत अच्छा रिविजन हो गया होगा। सो कमेंट सेशन में डू लेट मी नो कि आपको ये जो वीडियो लेक्चर है किस तरीके से लगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करिएगा, नहीं अच्छा लगा है तो जय राम जी की, कोई बात नहीं, ऑलराइट। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। एंड थैंक यू सो मच, मिलता है बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में।